बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेडियोलॉजी। इवनिंग पेपर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसको ट्रॉमा हुआ है और अपर लिम्ब के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पाल्सी है और लोअर लिम्ब के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पाल्सी है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी। दिस इज द सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको मोटर ट्रैक्स डैमेज देखने को मिलते होते हैं। नेक्स्ट इज ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। दिस इज ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड यू नो दैट ग्रैनुलोमा टीबी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैंने बताया था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सब चीजें बड़ी बड़ी होती हैं सिवाय टेस्टिस के। तो स्ट्रेचर बड़ा होगा, गायनेकोमास्टिया होगा, लेकिन टेस्टिस स्मॉल होगी। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है 47XXY, ये आपने रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट इज एमआरएम कर किया जा रहा था, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। इसके अंदर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज होती है और ये किसको, सॉरी, एमआरएम के अंदर लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज होती है और ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है सिराटस इंटीरियर को। और अगर सिराटस इंटीरियर डैमेज होगा तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा और ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगी। एक बात रट्टा मार लेना, जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में डैमेज होती है और वो ट्रैपीजियस को सप्लाई करती होती है। नेक्स्ट आरटीए के बाद लेफ्ट लोअर चेस्ट पर या अपर एब्डोमेन पर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, लेफ्ट लोअर चेस्ट पे ट्रॉमा की हिस्ट्री है और पेशेंट हाइपोटेंशन है। दैट मींस स्प्लीन डैमेज हो गया है क्योंकि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में स्प्लीन पड़ी होती है। अगर राइट होता तो आंसर इज लीवर। हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन डिजीज है। तो ये होता है पॉलीग्लैंडुलर ऑटोइम्यून सिंड्रोम टाइप 2 विच इज कॉल्ड श्मिट सिंड्रोम। तो ये आपने इसको रट्टा मार लेना है, हाइपोथायरॉयडिज्म और एडिसन डिजीज वाला, जिसमें मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जो बीपीएच होता है वो वो ट्रांजिशनल जोन को इन्वॉल्व करता है या मीडियन लोब को इन्वॉल्व करता है, जबकि कैंसर होता है वो पोस्टीरियर लोब को या पेरिफेरल जोन को। ये आपने रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट इज कौन सी एंटी रिदमिक ड्रग है जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है, आंसर इज एमिट्रियोन विच इज टाइप 3 एंटी रिदमिक। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, तो ये टर्मिनल न्यू मलिग्नेंसी से होता है, लाइक पेनक्रियाटिक एटिनोकार्सिनोमा। टीबी के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है विच इज कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है टार्सल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर टिबियल नर्व इन्वॉल्व होती है और सोल ऑफ फुट के ऊपर सेंसरी लॉस होता है और प्लांटर फ्लेक्शन खराब हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक पेशेंट है जिसके पेरिफेरल स्मेयर में पेंसिल सेल्स है। अब रट्टा मारना, पेंसिल सेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होते हैं। थैलासीमिया के अंदर टारगेट सेल होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेंसिल सेल होते हैं। मेगालोब्लास्टिक में मेगालोब्लास्ट होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं और हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में सफीरोसाइट्स होते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको अपेंडिसाइटिस हुआ था और अगर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को टच करे और राइट में पेन हो, दिस इज कॉल्ड रोफसिंग साइन। तो ये आपने अपेंडिसाइटिस के सारे साइंस रट्टा मार लेने हैं। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्टली एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, बल्कि वो पहले हमारी कैरियर प्रोटीन से बाइंड करेंगे, फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे। दीज आर कॉल्ड हैप्टिन्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है, उसमें एंटी टीपीओ या थायरोग्लोबुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज है। दिस इज हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। अगले क्वेश्चन में टैकीकार्डिया है, हाई ग्रेड फीवर है और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन है और इमरजेंसी में आया है। तो ये थायराइड स्टोन का सिनेरियो है जिसमें थायराइड हार्मोन कुछ ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। तो थायराइड हार्मोन के जो पेरिफेरल इफेक्ट होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हम पेरिफेरल इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए प्रोपेनालोल देंगे फॉर थायराइड स्ट्रॉम। एक फीमेल है जिसके ब्रेस्ट में वेल डिफाइंड राउंडेड मोबाइल मैस है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। दिस इज फाइब्रोएडिनोमा व्हिच इज द ब्रेस्ट माउस। तो इसके लिए क्या कराएंगे, पहले आप मैमोग्राफी कर देंगे। ठीक हो गया। वैसे एक बात रट्टा मार लेना, 30 से पहले वालों में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, 30 के बाद वालों में मैमोग्राफी कराती है, लेकिन पहला उसने कहा है कि मैमोग्राफी कराओ। हाइलिन कार्टिलेज ये बिल्कुल ग्लासी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैग्स होते हैं, हेपेरिन सल्फेट वगैरह। नेक्स्ट इज जो मीडियन नर्व होती है वो दो मसल के दरमियान से गुजरती है, एफडीएस और एफडीपी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। एक पेशेंट है जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है और इसका ऑपरेशन हुआ है, इंसीजनल ऑपरेशन है, इंसीजनल स्कार बना हुआ है। दैट मींस इंसिजन में से हर्निया
हो गया है, और टेंडर स्वेलिंग है, दैट मींस ये स्ट्रांगुलेटेड हर्निया है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट इमरजेंसी में आया विद अ कंप्लेंट ऑफ राइट इलिक फोसा पेन और फीवर। जब भी राइट इलिक फोसा पेन फीवर नोजिया वॉमिटिंग आ जाए तो आपने अपेंडिसाइटिस में जाना है, और अपेंडिसाइटिस के अंदर न्यूट्रोफिल लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस एक्सटर्ना इन दोनों के अंदर देखने को मिलते होते हैं। अब जो स्वीट वाला जो रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जो साल्टी होता है वो सोडियम क्लोराइड से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको मेमोरी लॉस है और कॉग्निटिव डिक्लाइन है एज के साथ साथ, और कॉर्टिकल एट्रोफी भी है, तो ये अल्जाइमर डिजीज होता है। बाकी पार्किंसन में तो आपको रिजिडिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सिवियर शार्प पेरी और वाइटल पेन है, मेल के अंदर क्लस्टर्स में आ रहा है, और ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन है लाइक लैक्रिमेशन स्लाइवेशन, तो ये क्लस्टर हेडेक में देखने को मिलता होता है। कैवर्नस साइनस में से कौन कौन सी नर्व गुजरती है? तीसरी, चौथी, पांचवी की पहली, दूसरी और इसके अलावा छठी नर्व, ये सारी गुजरती है कैवर्नस साइनस में। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को हेड का ट्रॉमा हुआ है और बाई कन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेप ओपेसिटी है। दिस इज एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन डैमेज होती है। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एचपीवी कम है, एमसीवी भी कम है, एमसीएच भी कम है। दिस इज माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और इसका मोस्ट कॉमन काज आयरन डेफिशिएंसी होता है। ग्रोइन वाले एरिया में स्वेलिंग है, रट्टा मार लो, अगर ये स्वेलिंग प्यूबिक ट्यूबरकल से इंफीरोलैटरल होती है तो ये फेमरल हर्निया है, और अगर ये सुपीरोमेडियल होती है तो ये आपका इंग्वाइनल हर्निया है। तो इंग्वाइनल हर्निया सुपीरोमेडियल आपको देखने को मिलता होता है, और फेमरल हर्निया इंफीरोलैटरल देखने को मिलता होता है। एमआई वाले पेशेंट में मोस्ट स्पेसिफिक कार्डिक बायोमार्कर इज ट्रोपोनिन आई। नेक्स्ट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, लीड 1 एवीएल V5 और V6, ठीक हो गया। तो ये कहाँ पे जाओगे आप? लैटरल वाल एमआई में, और इसमें LCX ब्लॉक होती है। किडनी के अंदर किस टाइप की नेक्रोसिस होती है? सारे सॉलिड ऑर्गन में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ब्रेन को और एब्सेस को छोड़ के उनमें लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। एक बंदा फ्लुएंट स्पीच प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन नॉन सेंस स्पीच है, ठीक हो गया, सेंस नहीं है, तो ये वर्निकीज एफेजिया होता है, टेम्पोरल लोब में मसला है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हुआ है, डिस्फेजिया हुआ है, उसने एस्पिरेट कर लिया है, रट्टा मार लेना, एस्पिरेशन आपके सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट इंफीरियर लोब या जिसको एपिकल सेगमेंट कहते हैं उस जगह पे जाती होती है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लैटरल टू थर्ड, इसको आप पॉइंट को छोड़ दो। थंब की एडक्शन नहीं कर पा रहा, थंब की एडक्शन नहीं कर पा रहा, दैट मींस अल्नर नर्व डैमेज है। कौन सी नर्व है? अल्नर नर्व। नेक्स्ट इज कि एक कौन सी कॉन्जेनिटल एनोमली है जिसमें फिंगर्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, तो ये सिंडक्टाइली होता है जिसमें फिंगर्स फ्यूज हो जाती है। थर्ड पार्ट ऑफ डुडेनम की इमीडिएटली पोस्टीरियर कौन सा होता है? आईवीसी। लेकिन जनरली बात करें तो अयोटा देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पीछे गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है, और यही आर्टरी ब्लीड करती है अल्सर डिजीज के अंदर। नेक्स्ट इज के पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हॉट फ्लैशेस होते हैं क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन कम होता है, एफएसएच एलएच बढ़ जाता होता है। म्यूरल थ्रोम्बाई हार्ट में होते हैं, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इंजरी है, वो भी लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, तो ये पूरा हार्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे पेरिकार्डियम डैमेज हो जाएगा। एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अलावा बर्किल लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कैंसर ये सारा करवाता है। कौन सी आर्टरी स्टोमक के पीछे पड़ी हुई होती है? स्टोमक के पीछे या स्टोमक का जो बेड होता है वो स्प्लीनिक आर्टरी से बनता होता है। एक्सेसिव थर्स्ट है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया है। क्लियर। और कंफ्यूजन वगैरह भी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? ये डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से होती है, क्योंकि इसमें एडीएच की कमी होती है या रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हाइपर नाइट्रीमिया हो जाता है। हेल्डेंस इफेक्ट का मतलब है कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। क्लियर, ठीक हो गया। और ये कह रहा है कि CO2 की ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करना है। ये कैसे फैसिलिटेट होगी? जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब जब टिश्यू में ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल जाएगी और CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। नेक्स्ट इज के एक्यूट नी इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन हुई है, और इन्फ्लेमेशन में वेजोडाइलेशन होती है और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी देखने को मिलती है। टीबी, हिस्टोप्लाज्मा, कोक्सीडियाडोमाइकोसिस, इन सब में ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। फुट ड्रॉप है तो ये डीप पेरोनियल नर्व है। इवर्डिया नियोपारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, तो बेस्ट आंसर इज कॉमन पेरोनियल नर्व है। क्लियर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो केस का पूछ रहा है, अगर वो इवर्डियन की बात करें तो आंसर इज पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस, और अगर वो इनवर्डियन की बात करें तो टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर है।
अब ये सवाल इतनी दफा आएगा, तो एक यंग फीमेल होगी, एडोलेसेंट फीमेल होगी, जिसको मेंसेस प्राइमरी एमेनोरिया है, उसको हर महीने पेन होता है, लेकिन उसके मेंसेस बाहर नहीं आ पा रहे और वजाइना के लेवल पर ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब है कि हाइमन इम्परफोरेट है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स इकट्ठे हो गया, हेमाटोकोल्पोस हो चुका है। क्लियर। इसके बाद है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो आपने इनेट इम्यून सिस्टम में ढूंढना है, तो वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर आपको इंटेस्टाइन चाहिए मिनिमम डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन वगैरह के लिए। नेक्स्ट एक आपको एक ट्राइएड मिलेगा, बेक्स ट्राइएड, जिसके अंदर हाइपोटेंशियल, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलती है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में देखने को मिलता होता है। अब एक पेशेंट वारफरीन पे है, वारफरीन क्या करती है, गामा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करती है, 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इनको इनहिबिट करती है। नेक्स्ट इज जो साइटोटॉक्सिक CD8 होते हैं वो MHC1 के लिए होते हैं, एंडोजीनस प्रोटीन के लिए, और जो आपके CD4 होते हैं वो एक्सोजीनस प्रोटीन के लिए होते हैं, MHC2 के लिए होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम क्लोराइड, इसमें से जो क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको लेने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। सही हो गया। पेनक्रियास सॉरी कोलोन के कैंसर में CA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन रट्टा मार लेना, ट्यूमर मार्कर अच्छे से पढ़ के जाना। फॉर एग्जांपल CA15-3 ये ब्रेस्ट के कैंसर में होता है, CA99 ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के कैंसर में होता है, CA125 ओवेरियन कैंसर में होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन हेपाटोसेलुलर कैंसर और यॉर्क सैक ट्यूमर में होता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन के कैंसर में होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड डीएनए अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये डीएनए के अंदर घुस जाती है और क्रॉस लिंकिंग करवा देती है, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, एक्सुडेट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, तो इसमें आपको कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और इंक्रीज प्रोटीन रिच फ्लूइड देखने को मिलता है। क्लियर। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनके मल्टीपल रिपीट्स हो जाए तो वो पैथोलॉजी करवा देते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन, और ये 4 ही होते हैं, बता बता के मैं थक गया हूँ। CAG हो तो वो हंटिंगटन है, CGG हो तो वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, CTG हो तो वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, और GAA हो तो वो फ्राइडरिच एटेक्सिया है। बगैर देखे बताइए, तारीफ करनी होगी मेरी। अच्छा, तो एक एल्डरली मेल है जिसको सारी सेरिबेलम वाली प्रॉब्लम्स हैं। देखो जब भी सेरिबेलम काम नहीं करता ना, यू कैन रिमेंबर बाय मिमोनिक दानिश, DANISH, D से डिस्टियाडोकोकाइनेसिया, A से एटेक्सिया, N से निस्टैगमस, I से इंटेंशन ट्राइमर, S से स्कैनिंग स्पीच जो मुझे होती है, और हाइपोटोनिया। तो आगे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको माइक्रोसेफेली है, रोकर बॉटम फीट है, सबसे इंपॉर्टेंट इज ओवरलैपिंग फिंगर्स, सिंडैक्टाइली और माइक्रोगेनेथिया। तो ये टिपिकल है प्रिंस एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि 18 वाला होता है। जो 13 वाला है ना, उसमें आपको पॉलीडेक्टाइली देखने को मिलेगी। सारी जो पी वाली चीजें हैं वो पैटियो सिंड्रोम में होती है, जबकि एडवर्ड में प्रिंस एडवर्ड का रट्टा मार लेना फर्स्ट एड से पढ़ के। एडवर्ड में 18 है, पैटियो में 13 होती है। एलर्जी में हिस्टामिन हिस्टाडीन से प्रोड्यूस होता है, वाया डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये रट्टा मार लेना। मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। पेरिफेरल स्मीयर में सफिरोसाइट्स है और हिमोलिटिक एनीमिया है। अब हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस है, दिस इज अगेन कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू, मेडिसिन वाली किताबों के अंदर मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इज एनकाइरिन, लेकिन अभी तक कोई खास किताब में स्पेक्ट्रम को भी फॉलो किया गया है, लोग स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी स्पेक्ट्रम को ही फॉलो कर रहा है। आई नो ये कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होने वाली, लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते रहो भाई। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रोक हो चुका है। इंटरनल कैप्सूल इज एसोसिएशन सॉरी प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये व्हाइट मैटर के ट्रैक्स होते हैं, तो इंटरनल कैप्सूल व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है। एक पेशेंट है प्रोलॉन्ग लाइंग डाउन के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में आया, तो उसका वीनस रिटर्न कम होगा, बीपी कम होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी और वो कंपनसेशन करवा देगी, हार्ट रेट को और टीपीआर को बढ़ा देगी। तो एमसीक्यू को ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको एपिसोडिक डिजीनेस है, जिसको वर्टाइगो कहते हैं, एयरफुलनेस है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, टिनाइटिस वगैरह ये सब चीजें होगी। तो ये मिलियर डिजीज में होती है, जिसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहते हैं। उसमें एंडोलिम्फ का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपको देखने को मिलता होता है। नवंबर वाले पेपर में GCS का एक ही सिनेरियो था जिसका सैमन बनता था। कैसे बनता था मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया कि वो अपनी आईज को ओपन नहीं कर रहा पेनफुल स्टिमुलस पे, तो ये E1 है, नहीं ओपन कर रहा, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड है, तो ये V2 है, और ये विड्रा कर रहा है, तो ये M4 है, तो E1 V2 M4, तो ये सैमन हो जाएगा।
एक पेशेंट है जिसको जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज है, फ्रोथी ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो ये स्पेसिफिक है किसके लिए? ट्राइकोमोनियासिस के लिए। और जब भी मैं ट्राइकोमोनियासिस सुनता हूँ मेरे ध्यान में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आता है, और इसके लिए मेट्रोनिडाजोल देते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो इसका निमोनिक रट्टा मार लो, पीटीवी टिमहाल, जिंदगी आसान हो जाती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये डीएनए अल्काइलेटिंग एजेंट है, क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है। एक पेशेंट है जिसका एक्यूलीज टेंडन रप्चर हो चुका है, दिस इज डन बाय फ्लोरोक्विनिलोन लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट इज वुंड की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो मायोफाइब्रोब्लास्ट से होती है, और याद करना टाइप 3 कोलेजन इज रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन है। शियाटिक नर्व की इंजरी है, तो शियाटिक नर्व किसको सप्लाई करती होती है? वैसे तो हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज बताई हुई है कि वो बंदा सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं आ पा रहा, दैट मींस ग्लूटियस मैक्सिमस का वैसे मेन फंक्शन होता है कि आप बैठे हुए हो, आपने खड़ा होना है, तो इसके लिए ग्लूटियस मैक्सिमस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज एक फीमेल है, इनफर्टिलिटी सेंटर में आई है, जिसको ओलिगोमेनोरिया है और गैक्टोरिया है, दैट मींस पेशेंट को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, और जो प्रोलैक्टिनोमा की वजह से होता है। नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी, जिसमें डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होती है। डीप पेरोनियल नर्व डोर्सिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ईवर्डियन को कंट्रोल करती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। T3 T4 का लेवल कम है और एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस में देखने को मिलता होता है। स्वॉलन हेड एंड फीट है, दैट मींस लिम्फेडिमा है, और शॉर्ट स्टेचर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलते होते हैं। एक पेशेंट को इंग्वाइनल स्वेलिंग है, ठीक हो गया, स्वेलिंग वार्म हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, रेड हो चुकी है, दैट मींस वो स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया में कन्वर्ट हो चुका है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अराउंड लिंगुअल नर्व जाती है, इसके अलावा मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच भी जाती है। तो अगर पेशेंट को पैरालिसिस हो लोअर लिप का, दैट मींस मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज हो चुकी है, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। पेशेंट को पोलीजूरिया है, पोलीडिप्सिया है, तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस को साबित करने के लिए आपने क्या किया? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन टेस्ट किया, जिसमें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आपने डेस्मोप्रेसिन दिया, अगर डेस्मोप्रेसिन देने से सिम्टम्स ठीक हो जाती है तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। तो आपको सारा बता दिया मैंने। रीनल फेलियर वाला पेशेंट है और डायलिसिस पे है, लॉन्ग टर्म डायलिसिस से बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बढ़ जाती है, जिससे अमाइलाइडोसिस हो जाती है। सॉफ्ट पैलेट से जो सेंसेशन, जो टेस्ट वाली सेंसेशन होती है, टेस्ट वाली, बैरो रिसेप्टर वाली, वॉमिटिंग वाली, ये सारी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज के पास जाती होती है। अब जो स्टोमक कैल्सो अल्सर होता है वो लेजर कर्वेचर पे होता है, बेस्ट आंसर इज इंसुजरा एंगुलरिस ऑफ लेजर कर्वेचर। सब ऑक्सीपिटल प्रेगमेटिक रट्टा मार लो, सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर का होता है, नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। इसके बाद आगे चलते हैं, एक पेशेंट है जिसको ट्रॉमेटिक नी इंजरी हो चुकी है और नी जॉइंट की इफ्यूजन भी हो चुकी है, तो जो इफ्यूजन होती है वो बोन की हीलिंग को इनहिबिट कर देती है, बोन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। कौन सी? डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, जिसको ग्लिप्टिन कहते हैं, रीनल फेलियर में ले सकते हैं, आंसर इज लीना ग्लिप्टिन है। एक पेशेंट को होमोनिमस हेमिनोपिया है और एक साइड को वो इग्नोर कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट, लेफ्ट साइड को निग्लेक्ट कर रहा है, तो राइट का मसला होगा, और ये निग्लेक्ट सिंड्रोम पैराइटल लोब की वजह से होता है। क्लियर। एक पेशेंट है जिसका बीएमआई काफी ज्यादा है और स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ओबेसिटी रिलेटेड मैकेनिज्म है जिससे हाइपरटेंशन हुई है, दैट इज व्हाई वेट लॉस आपने कराना है। अब जो डाइजॉक्सिन होती है, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड होती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है। वेंट्रिकल मसल की डीपोलराइजेशन सोडियम से होती है, जबकि एसए नॉट की कैल्शियम चैनल से होती है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में क्वाशियोर का कोई टेस्ट करेगा, जिसके अंदर फैटी लिवर, हेपाटोसप्लीनोमेगाली, एसाइटिस, हेयर चेंजेस, ये सारी क्वाशियोर में होती है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी है। एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, जिसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस हो चुकी है, तो उसको प्रोकाइनेटिक देंगे लाइक मेटाक्लोप्रामाइड या एरिथ्रोमाइसिन देंगे। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको रिकरेंट कफ हो रही है, जब वो खाना खाता है उसके बाद कफ होती है, और ये पोजिशनल भी है, तो ये गर्ड में देखने को मिलती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, तो इसमें आप पीपीआई दे दोगे। नेक्स्ट इज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस जो एचसीएल को प्रोड्यूस करवाता होता है वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है। जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, एक तो वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देती है, दूसरा वो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला लिगामेंट होता है लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। अगर इससे ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, इससे ऊपर वाली जगह पर, तो वो अपर है, इससे नीचे वाली तो लोअर जीआई ब्लीड है।
क्लियर। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी जो कि डेल्टॉइड को सप्लाई करती होती है। क्लियर, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसके थंब की एडक्शन नहीं हो पा रही, थंब की एडक्शन, रट्टा मान लो थंब की एडक्शन अल्डर नर्व है, बाकी जो थंब की मूवमेंट है वो मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थोरैसिक नर्व से होता है और ये सेराटस इंटीरियर को सप्लाई करती है। इसकी रूट वैल्यू C5, C6, C7 है। नेक्स्ट इज के उसकी आईज ओपन नहीं हो पा रही, टोसिस है, प्यूपिल डाउन एंड आउट है, डायलेटेड है, दैट मींस के ओकुलोमोटर नर्व की पाल्सी है, थर्ड नर्व है और ये मिड ब्रेन से निकलती होती है। नेक्स्ट इज जो हेयर है, बाल है, उन सबके बालों के सारे फीचर्स एंड्रोजन कंट्रोल करता है सिवाय पिगमेंटेशन के, वो मेलानिन कंट्रोल करता है। क्लियर। एक पेशेंट है जिसको फटीग है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है, हाइपरकलीमिया है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यानी पोटेशियम भी ज्यादा है, प्रोटॉन भी ज्यादा है, फटीग है। तो ये एडिसन डिजीज में देखने को मिलता है जिसमें डिफ्यूज हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है ड्यू टू एसीटीएच। अब ग्रेटर एशियाटिक फोरामिना से पेरिफॉर्मिस पास करता है और ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, कुछ स्ट्रक्चर ऊपर से गुजरते हैं लाइक सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और कुछ नीचे से गुजरते हैं। एक पेशेंट है जिसको सडन ब्रीफ इरेगुलर जर्की मूवमेंट, तो ये कोरिया होता है और कोरिया कोर्डेट न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से देखने को मिलता होता है। सही हो गया। एक बात रट्टा मारना कि जो सब एक्यूट सब ड्यूरल हिमाटोमा होता है वो आइसोडेंस होता है, जो एक्यूट वाला होता है हाइपरडेंस है, सब एक्यूट आइसोडेंस है और क्रॉनिक वाला हाइपोडेंस। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट्स रट्टा मार लेने हैं। लास्ट एमसीक्यू है, एक पेशेंट प्रेजेंट विद प्रॉक्सिमल मसल पेन है और इसको वीकनेस है, अगर ये वीकनेस एक्टिविटी करने से खराब हो जाती है तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है और अगर ये ठीक हो जाती है तो ये लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है। ठीक हो गया, तो ये लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है, तो ये सारा डिसाइड कर लिया। लास्ट एमसीक्यू करते हैं कि हमारे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो इनके दरमियान क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के दरमियान। एसएलई में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। आई थिंक सो इस वीडियो में इतना ही काफी है। जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है वो कमेंट्स में लिखे एसएलई टाइप करे ताकि मुझे पता लग जाए कि किसने लास्ट तक देखी है।